एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गॉन, लियोरियो और कुरापिका किरिको नेविगेटर्स की मदद से जापान सिटी में पहुंच चुके हैं, जहां पर इस साल का हंटर एग्जाम होने वाला है। किरिको नेविगेटर आगे की ओर दिखाते हुए उनसे कहता है, यही वो बिल्डिंग है जहां पर हंटर एग्जाम होने वाला है। गॉन, लियोरियो और कुरापिका आगे की ओर अमेज्ड होकर देखते हुए कहते हैं, वाह, ये कितनी अच्छी और बड़ी बिल्डिंग है। गॉन कहता है, हंटर एग्जाम का मेरा पहला दिन, मुझे लगता है मेरे डैड भी ऐसा ही फील किए होंगे जब वे फर्स्ट टाइम हंटर एग्जाम साइट पर पहुंचे थे। कि तभी वह किरिको नेविगेटर उन तीनों को उस बड़ी सी शानदार बिल्डिंग के बगल की एक ऑर्डिनरी सी बिल्डिंग को दिखाते हुए बताता है कि ये वो जगह है जहां पर हंटर एग्जाम होगा। जिसे सुनकर लियोरियो कहता है, तुम मजाक कर रहे हो ना, ये बस एक ऑर्डिनरी सा रेस्टोरेंट है। दुनिया भर के तमाम हंटर एग्जाम पार्टिसिपेंट्स हंटर एग्जाम के लिए यहाँ इकट्ठे तो नहीं हो सकते। जिस पर वो नेविगेटर बताता है कि वो मजाक नहीं कर रहा। दुनिया के लाखों लोग हंटर एग्जाम देना चाहते हैं, पर वो लोग जो इस एग्जाम के लायक नहीं हैं, उन्हें दूर रखने के लिए हंटर एग्जाम ऐसी जगह कंडक्ट कराई जाती है जहां पर कोई भी एक्सपेक्ट ना करे। इसके बाद वो सभी रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं, जहां वो किरिको नेविगेटर रेस्टोरेंट के कुक से पूछता है क्या वो पीछे वाला रूम अवेलेबल है। जिस पर वो कुक कहता है, तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर नेविगेटर बताता है, हमें 3 लोगों के लिए स्टैक कॉम्बो चाहिए जिन्हें खाकर हम लाइट को देख पाएं, और तुम उसे लो फ्लेम में तब तक ग्रिल करना जब तक वो पक ना जाए। जिसे सुनकर वो कुक उन सभी को पीछे वाले रूम में वेट करने को कहता है और सभी पीछे वाले रूम में चले जाते हैं, जहां पहुंचकर वो नेविगेटर उन तीनों से वहीं रुककर इंतजार करने को कहता है। पर गॉन बताता है कि वह स्टैक कॉम्बो खाने के लिए बहुत ही ज्यादा बेकरार हो रहा है। जिस पर कुरापिका उसे समझाता है कि हमें कोई स्टैक कॉम्बो नहीं मिलने वाला है, वो बस एक पासवर्ड था इस रूम में एंट्री के लिए। इसके बाद वो नेविगेटर उन तीनों से कहता है कि तुम लोग बहुत लकी हो कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यहाँ तक पहुँच पाए, क्योंकि 10,000 लोगों में से कोई एक ही यहाँ तक पहुँच पाने में सफल होता है। और वो उन तीनों को आगे की जर्नी के लिए गुड लक कहता है, और ये भी बताता है कि उसे खुशी होगी अगर वो अगले साल भी उनकी मदद कर पाए, और वहाँ से चला जाता है। तभी वह रूम हिलने लगता है। वो सभी समझ जाते हैं कि ये रूम असल में एक एलिवेटर है जो कि उन्हें हंटर एग्जाम साइट तक पहुँचा देगा। फिर वो तीनों वहाँ रखी चेयर्स पर बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं, जहां लियोरियो कहता है कि उस आदमी को लगता है कि हम इस साल के हंटर एग्जाम में पास ही नहीं हो सकते, इसलिए उसने ऐसा कहा कि वो अगले साल भी एग्जाम साइट तक पहुंचने में हमारी मदद करेगा। जिस पर कुरापिका कहता है कि हर 3 साल में एक बार ही ऐसा होता है जब कोई नया पार्टिसिपेंट हंटर एग्जाम पास करता है। कुछ लोग तो हंटर एग्जाम का मेंटल और फिजिकल तनाव झेल भी नहीं पाते, और साथ ही जो वेटरन पार्टिसिपेंट होते हैं वो नए लोगों को इस कदर तोड़ देते हैं कि वो लोग दोबारा टेस्ट देने के बारे में सोचते भी नहीं। जिस पर गॉन कहता है, तो इसलिए लोग हंटर बनने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। जिस पर लियोरियो कहता है, ऐसा करें भी क्यों ना, जब हंटर बनकर वो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जिस पर कुरापिका चिढ़ते हुए चिल्लाकर कहता है, नहीं, लोग हंटर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि ये काम दुनिया का सबसे महान काम है। इसके बाद वो दोनों के बीच आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसे सुनने के बाद हमें ये समझ आता है कि हंटर बनने के आखिर कौन कौन से फायदे हैं, और हंटर बनने के बाद लोगों को कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। लियोरियो के अकॉर्डिंग दुनिया में हर साल 100 रिचेस्ट पीपल की लिस्ट में से 50 लोग तो केवल हंटर्स ही होते हैं, और एक हंटर को किसी भी कंट्री में जाने की आज़ादी होती है। वह किसी भी पब्लिक फैसिलिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकता है। उसके हिसाब से लोग केवल दौलत और शोहरत के लिए ही हंटर बनना चाहते हैं। कुरापिका के अकॉर्डिंग ऑल्दो कुछ हंटर्स खजानों और वाइल्ड गेम्स के पीछे लगे रहते हैं, पर ट्रू हंटर्स का मेन काम प्रकृति के अनुक्रम को बनाए रखना और लोगों को प्रोटेक्ट करना है। हंटर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उन्हें सांस्कृतिक कलाकृतियों और विलुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने के साथ साथ खतरनाक क्रिमिनल्स और बेईमान हंटर्स को भी पकड़ना होता है। असीम ज्ञान, स्वस्थ माइंड और बॉडी और दृढ़ विश्वास ही एक ट्रू हंटर की असली पहचान होती है। इसके बाद वो दोनों गॉन से पूछते हैं कि वह किसकी बातों पर एग्री करता है और उसे किस तरह का हंटर बनना है, जिससे गॉन एक दुविधा में फंस जाता है। उसे नहीं समझ आ रहा होता कि वह क्या जवाब दे कि तभी वह एलिवेटर रुक जाता है और उसका गेट भी खुल जाता है, जिससे लियोरियो और कुरापिका समझ जाते हैं कि वो अब पहुंच चुके हैं, और वो गॉन से कहते हैं कि हम इस बहस को बाद में फिनिश करेंगे, जिससे गॉन इस डिलेमा से बच जाता है।
फिर जब वो तीनों उस एलिवेटर से बाहर निकलते हैं तो एक टनल जैसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर दुनिया भर से हंटर एग्जाम पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी पहुंच चुके होते हैं। वहां पर माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण होता है। ये तीनों उन सबको देखकर ही समझ जाते हैं कि वो लोग कितने स्किल्ड और खतरनाक हैं। गॉन उनसे बात करने की भी कोशिश करता है पर उनमें से कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। फिर तभी एक अजीब सा क्रिएचर उन तीनों को नंबर बैच लाकर देता है और उनसे कहता है कि उन्हें हमेशा इस नंबर बैच को पहने रहना है। कि तभी ऊपर बैठा एक आदमी उनसे चिल्लाकर कहता है कि तुम लोगों को मैंने एग्जाम साइट पर पहली बार देखा है, लगता है ये तुम्हारा पहला अटेम्प्ट है। और वह उनके पास आकर बताता है कि ये उसका 35वां अटेम्प्ट है, जिसे सुनकर तीनों बहुत चौंक जाते हैं। जिस पर वो आदमी बताता है कि उसका नाम टोनपा है और वो उनसे कहता है कि उनके मन में अगर कोई भी सवाल है तो उससे फ्रीली पूछ सकते हैं। जिस पर गॉन अपना और अपने दोस्तों का नाम बताते हुए टोनपा से पूछता है क्या वो अकेला इस एग्जाम में वेटरन है या फिर और भी लोग हैं जिनका ये पहला अटेम्प्ट नहीं है। जिस पर टोनपा बताता है भले ही सबसे ज्यादा अटेम्प्ट का रिकॉर्ड उसके नाम पर दर्ज है, लेकिन वहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस एग्जाम को पहले भी अटेम्प्ट कर चुके हैं। जैसे कि नंबर 255 टोडो द रेसलर, ताकत के मामले में उसका यहाँ कोई मैच नहीं है। नंबर 103 बर्बन द सपेरा, वह अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलता, इसलिए तुम उससे दुश्मनी नहीं करना चाहोगे। नंबर 191 बोड्रो द कुंफू मास्टर, वह बूढ़ा जरूर है लेकिन उसके जैसा मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसके बाद ये है 3 भाई अमोरी, इमोरी और उमोरी। इनका मेन स्ट्रेंथ इनका टीम वर्क है। नंबर 384 गैरेटा द हंट्समैन, यह अपने ब्लो डार्ट और क्लब की मदद से किसी भी क्रिएचर को मार पाने में सक्षम है। वैसे तो यहाँ पर और भी वेटरन मौजूद हैं, पर यही लोगों ने सबसे ज्यादा हंटर एग्जाम अटेम्प्ट किया है। इसके बाद हमें सीरीज के एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम हिसोका द मैजिशियन है। वो एक पार्टिसिपेंट के हाथों को फूलों की पंखुड़ियों में बदल देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पार्टिसिपेंट का शोल्डर हिसोका के शोल्डर से टकरा गया था और इसके लिए उसने हिसोका से माफी नहीं मांगी थी। टोनपा उसके बारे में गॉन, लियोरियो और कुरापिका को बताते हुए कहता है कि हिसोका ने लास्ट ईयर भी हंटर एग्जाम दिया था और उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी सभी पार्टिसिपेंट्स में सबसे ज्यादा थी, लेकिन वो एक एग्जामिनर्स को ऑलमोस्ट मारने ही वाला था, इसलिए उसे लास्ट ईयर के एग्जाम में डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था। जिस पर लियोरियो कहता है कि ऐसे कांड के बाद भी उसे दोबारा हंटर एग्जाम देने क्यों दिया जा रहा है। जिस पर टोनपा बताता है कि हर साल एग्जामिनर्स और एग्जाम्स के कंटेंट भी बदल जाते हैं। खुद डेविल भी अगर चाहे तो वह हंटर एग्जाम दे सकता है अगर एग्जामिनर्स उसे अप्रूव कर दें। इसके बाद वो उन तीनों को सलाह देते हुए कहता है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हिसोका से दूर रहो। मैं तो उसके पास जाने की गलती से भी नहीं करूंगा। फिर वो अपने बैग से जूस की 3 कैन निकाल लेता है और उन तीनों को देते हुए कहता है कि ये हमारी दोस्ती के नाम, जिससे वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। लियोरियो कहता है थैंक्स अ लॉट, मैं तो प्यास से मर ही रहा था। इसके बाद हमें टोनपा के एक्चुअल नियत का पता चलता है। दरअसल उसने उस जूस में एक विशेष प्रकार का केमिकल मिलाया होता है जिससे एक सिप पीने के बाद भी पीने वाले को 3 दिनों तक दस्त की प्रॉब्लम रहती है। टोनपा यह जूस केवल फर्स्ट टाइमर्स को ही पिलाता है, इसलिए उसका दूसरा नाम होता है टोनपा द रूकी क्रशर। वह उन तीनों को जूस पीता देखकर बहुत खुश हो रहा होता है, बट फॉर्चुनेटली गॉन तुरंत ही उस जूस को बाहर निकाल देता है, यह कहता हुआ कि यह जूस एक्सपायर्ड हो चुका है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अजीब आ रहा है। इसके बाद लियोरियो और कुरापिका भी उस जूस को फेंक देते हैं। टोनपा उन तीनों से माफी मांगता हुआ कहता है कि उसे पता नहीं था कि जूस एक्सपायर्ड है, पर वह मन ही मन सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। मैंने जो केमिकल मिलाया था वो पूरी तरह से गंधहीन और स्वादहीन था, फिर अजीब सा टेस्ट आने का सवाल ही नहीं उठता। पर तभी गॉन उसे बताता है कि उसने अपने आइलैंड के पहाड़ पर सभी प्रकार के पौधों और घास को टेस्ट किया हुआ है, इसलिए उसे तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी चीज खाने या पीने लायक नहीं है। जिसे सुनकर टोनपा मन ही मन बहुत इरिटेट हो जाता है, पर बाहर से वह उन तीनों को सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद टोनपा मन ही मन सोच रहा होता है कि इस साल के फर्स्ट टाइमर कुछ ज्यादा ही होशियार हैं, उन्हें इजीली फंसाया नहीं जा सकता। जैसे कि नंबर 294 हांजो, वो दिखने में तो काफी भोला है पर वो एक निंजा है और उसका मुख्य उद्देश्य द अल्टीमेट निंजा स्क्रॉल को हासिल करना है, इसलिए वह हंटर बनना चाहता है ताकि वह स्क्रॉल की तलाश में कहीं भी जा सके। टोनपा ने उसे भी वह जूस ऑफर किया था, पर हांजो ने उसे ये कहकर मना कर दिया
कि एज अ निंजा वह किसी से भी कुछ भी लेकर नहीं पी सकता। इसके बाद वो एक अजीब से दिखने और चलने वाले पार्टिसिपेंट को देखकर सोच रहा होता है कि ये फर्स्ट टाइमर तो देखने में ही खतरनाक लग रहा है, इसके पास तो मैं भूल कर भी न जाऊं। फिर वो एक लैपटॉप पकड़े पार्टिसिपेंट को देखते हुए सोचता है कि जब मैंने उसे वह जूस देने की कोशिश की थी तो वह पहले से ही जान गया था कि मेरी नीयत क्या है। दरअसल उस लैपटॉप पकड़े पार्टिसिपेंट का नाम निकोलस होता है और वो अपना हर स्टेप कैलकुलेट करके लेता है। मतलब कि वह पिछले हंटर एग्जाम के हिस्टोरिकल डेटा को कैलकुलेट कर करके प्रिडिक्ट कर लेता है कि आगे क्या होने वाला है और कौन सा बंदा कैसा है। इसके बाद हमें सीरीज के एक और मेन कैरेक्टर से मिलाया जाता है जिसका नाम किलुआ है। वह टोनपा के पास आकर कहता है कि जूस बहुत मजेदार थी, क्या वह उसे दोबारा वह जूस दे सकता है। जिस पर टोनपा मन ही मन सोचता है कि उस केमिकल का असर अब तक तो हो जाना चाहिए था और भले ही वह केमिकल बस दस्त के लिए ही है, पर अगर ये बच्चा इतनी ज्यादा मात्रा में इस जूस को कंज्यूम करेगा तो ये डिहाइड्रेशन से मर ही जाएगा। जिसके बाद किलुआ फटाफट से जूस के 3 केन को खत्म करता हुआ टोनपा से कहता है कि वह फिक्र ना करे क्योंकि उस पर किसी भी जहर का असर नहीं होता और वो वहां से चला जाता है। मतलब कि किलुआ को पहले से ही पता था कि जूस में केमिकल मिला है, फिर भी वह उसे मजे से पी रहा था। ये सोचकर टोनपा का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता है क्योंकि इस साल के फर्स्ट टाइमर्स कुछ ज्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल है कि तभी टनल के दूसरे हिस्से का गेट खुलता है और एक आदमी सभी पार्टिसिपेंट से कहता है हंटर एप्लीकेंट्स का एंट्री पीरियड इसी वक्त से खत्म होता है और अब से कुछ ही देर में हंटर एग्जाम शुरू हो जाएगा। और वो आगे बताता है कि इस एग्जाम में पार्टिसिपेंट्स को मेजर इंजरी और डेथ भी हो सकता है, इसलिए अगर कोई वापस जाना चाहता है तो अभी जा सकता है, लेकिन जो पार्टिसिपेंट इस रिस्क को एक्सेप्ट करता है वह मेरे पीछे आए। और वो अजीब सा चलता हुआ आगे बढ़ने लगता है। सभी 404 पार्टिसिपेंट्स उस आदमी के पीछे जाने लगते हैं। फिर अचानक से उस आदमी के चलने की रफ्तार तेज हो जाती है। इसी दौरान वह आदमी उन सभी पार्टिसिपेंट्स को बताता है कि उसका नाम सटोज है और वह हंटर एग्जाम के फेज 1 का एग्जामिनर है और उसका काम बस इतना है कि वह पार्टिसिपेंट्स को एग्जाम के फेज 2 तक ले चलेगा। जिस पर हांजो उस एग्जामिनर से पूछता है कि फेज 1 का क्या हुआ, जिस पर एग्जामिनर बताता है कि फेज 1 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके तहत तुम्हें फेज 2 तक मुझे फॉलो करना होगा। मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि हम कहां और कब पहुंचेंगे, तुम्हें बस मुझे फॉलो करना है। और उसके चलने की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो जाती है। गॉन, लियोरियो और कुरापिका भागते भागते आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां गॉन कह रहा होता है कि एग्जाम कितना अजीब है। फिर लियोरियो कहता है ये बस एक बेसिक सा सहन शक्ति टेस्ट है और मेरे लिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर कुरापिका मन ही मन सोचता है कि ये टेस्ट फिजिकल सहन शक्ति के साथ साथ मानसिक सहन शक्ति को परखने के लिए भी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब तक और कहां तक एग्जामिनर्स को फॉलो करते हुए दौड़ते रहना होगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड्स में आप देखेंगे कि हंटर एग्जाम की इस जर्नी में गॉन और उसके दोस्त किन किन मुश्किलों का सामना करते हैं।